ट्रंप आए थे, प्रेसिडेंट बने, तुरंत उन्होंने एक लंबी लिस्ट दी जिस देश के नागरिकों को वीजा नहीं मिलेगा, मुस्लिम कंट्रीज थे। उन्होंने कहा कि हमको नहीं चाहिए। तो एक 9/11 के बाद जो एक इस्लामोफोबिया जो नॉर्मलाइज हो गई है, वो कई देशों में उससे बहुत सपोर्ट मिला है। अब इस लैंग्वेज को उन्होंने इस तरह से वेपनाइज किया कि कोई भी मुस्लिम, अब जो बंगाल में हुआ, आसाम में हुआ, कोई भी मुस्लिम सिटीजन को आपने अब सबके मन में शक डाल दिया कि ये लीगली यहाँ पे है या ये बांग्लादेश से आए हैं इलीगली। ये चीज जो एक नेशनलिज्म और इमिग्रेशन का है, ये चीज इंडिया में भी है और यही हो रहा है। इसको जो एक बड़े एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं अर्जुन अप्पादुरई, वो कहते हैं इसको फियर ऑफ स्मॉल नंबर्स। जो एक बॉडी पॉलिटिक है, आप फ्राइटन मेजॉरिटी है कि आपको डर है एक छोटे माइनॉरिटी से। तो ये चीज है कॉमन हर कॉन्टेक्स्ट में। अगर कोई देश कहे कि हमको अपने नेशनल इंटेग्रिटी के लिए एक ऐसा इमिग्रेशन पॉलिसी बनाना चाहिए जिसमें हम एक बैलेंस रख सकें कि जो लोग यहाँ से बाहर से आ रहे हैं उनको अपॉर्चुनिटीज मिले काम करने को, तो फिर उस इमिग्रेशन को कोई मना नहीं करेगा। ये बात भी गलत है कि पूरी छोड़ हो इमिग्रेशन पे, कोई भी आ सकता है, इस तरह से तो कोई भी देश नहीं फंक्शन कर सकता। बहुत कम प्रतिशत लोग, 3% इनकम टैक्स भरती है इंडिया में। तो लोग समझते हैं कि 3% इंडियंस टैक्स भरते हैं और बाकी 97% इंडियंस खाते हैं उसको। लेकिन सच तो ये है कि जीएसटी तो सब पे लगती है, इनडायरेक्ट टैक्सेस सब डालते हैं, और जो गरीब लोग हैं इंडिया में वो अपने इनकम के अनुसार ज्यादा टैक्स भर रहे हैं अमीरों से ज्यादा। ये अगर आपने एक पैकेट बिस्किट ली और रिक्शा वाला ने भी एक पैकेट बिस्किट लिया, टैक्स आप उस बिस्किट पे जो जीएसटी के हिसाब से डाल रहे हैं, वो आप जो डाल रहे हैं वो भी रिक्शा वाला भी वही दे रहा है ना। रिक्शा वाला के पैसे आपसे कई कम है, तो उसके आमदनी के हिसाब से प्रोपोर्शन जो है वो ज्यादा भर रहा है टैक्स का, है ना। तो इसका जब आप एग्रीगेट करेंगे पूरे देश का कि जो बॉटम 50% है इंडियन पॉपुलेशन का, वो अपने इनकम के हिसाब से प्रोपोर्शनेटली ज्यादा टैक्स भर रहा है। ये जो ठेला वाला है, दिहाड़ी वाला है, फुटपाथ का टेलर है, इसका जो आमदनी है ये हिंदुस्तान के टॉप 10% की आमदनी है। आप कभी सोच भी सकते हैं कि टॉप 10% के सिटीजन्स दिहाड़ी का काम कर रहे हैं, तो बाकी 90% का क्या हाल है। 50% of Indians live on less than 6,000 rupees a month. तो हिंदुस्तान में इस वक्त जो सोशल इनइक्वालिटी है, ये काफ़ी रिपोर्ट्स आई हैं, वर्ल्ड इनइक्वालिटी लैब हो, ऑक्सफैम हो, इंडियन इकोनॉमिक सर्वे की अपनी डेटा दिखाती है ये कि इनइक्वालिटी इतनी बढ़ गई है कि जो टॉप 1% है उसके पास इतने पैसे हैं, पूरे देश का 40% इनकम उनके पास है। तो इस माहौल में, ये तो डेटा है, लेकिन रिसर्च मेरा ये है कि इस माहौल में आपको किस तरह से टैक्स लेना चाहिए कि लोगों का पार्टिसिपेशन बढ़े, लेकिन गवर्नमेंट का भी अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी बढ़े। वीआईपी कल्चर तो ठीक है, लेकिन वीआईपी कल्चर के पैसे तो हम भर रहे हैं। इस तरह से डिस्कशन होना चाहिए ना कि किसी के कॉन्वॉय में 30-40 गाड़ियां जा रही हैं, वो अपने पैसे से तो नहीं भर रहा है, वो आम आदमी के पैसे से जा रहा है। वो आपके आईएएस ऑफिसर के घर में कितने नौकर हैं और कितने ड्राइवर हैं, ये तो पब्लिक पैसे हैं। तो पब्लिक के पैसे से क्या हो रहा है हिंदुस्तान में, इस बात पर चर्चा क्यों नहीं होती, ये मेरे लिए एक दिलचस्प सवाल है। क्योंकि आप जैसे जानते हैं हिंदुस्तान इतना पॉलिटिकल है, हर कोई शख्स उसके पास एक पॉलिटिकल ओपिनियन है, सोचता है, एंगेज करता है, लेकिन इस चीज पे सवाल क्यों नहीं उठता। ये मुकुलिका बैनर्जी जो लोग यहाँ पे काम करते हैं यूके में, और हम और आप एक लंबे अरसे में उन सबसे मिले हैं, आज तक कभी किसी ने मुझे ये नहीं बताया कि यहाँ पे जो गोरा
जो रेसिस्ट है, जिस तरह का रेसिज्म हमने पिछले कुछ 2 साल में देखा, उसको इस बात की भी तमीज़ हो कि वो पहचान सके कि इसमें कौन हिंदू है, कौन मुसलमान है, कौन सरदार है। वो इस कदर एक तरह से अकल से पैदल है कि उसको वाकई कोई सेंस भी नहीं है कि क्या चीज़ है। लेकिन ये कि उसका गुस्सा इस बात पे है कि इमिग्रेशन हो रहा है, लोग बाहर से आ रहे हैं, उसके जॉब्स ले रहे हैं, उसके नेशनल हेल्थ सर्विस पे कब्जा कर रहे हैं, उसके बच्चों को स्कूलों में जगह मिलती है। फिर तरह तरह की अफवाहें भी उड़ती हैं कि यहाँ पे जो इमिग्रेंट्स आते हैं उनको 5 स्टार होटलों में रखा जाता है, और फिर ये है कि वो सब क्रिमिनल्स होते हैं। इस तरह तरह की अफवाहें होती हैं जो कि आमतौर पे यूरोप में भी बहुत ज़्यादा प्रचलित हैं, और अमेरिका में भी हमने सुना कि किस तरह से वहाँ पे धर पकड़ हो रही है कि जो लोग बाहर से आते हैं। तो मैं आपको थोड़ा सा ग्लोबल लेवल पे ले जाता हूँ कि क्यों ना बात हम अमेरिका की करें। कि एक होता ना कि एक असर होता है कहीं ना कहीं, एक एक बीमारी सी होती है कि एक जगह शुरू हुई तो पता चला वायरल हो गई, वो थोड़े से आगे भी पहुंच गई। तो अमेरिका में जैसे ये शुरू हुआ कि जो फार राइट है उसको हमने देखा कि बहुत ज़्यादा मजबूत हुआ है ट्रम्प साहब के आने के बाद में, डोनाल्ड ट्रम्प के बाद में। और उसके बाद में हमने ये भी देखा कि जो बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, बिलियनर्स हैं, वो खुल के बात करते हैं। जैसे एलोन मस्क हैं। मैं ट्विटर पे एक्स जो आप कहलाता है उस पर उनकी फीड देखता हूँ तो मैं आंख बंद करके ये कह सकता हूँ कि इससे ज़्यादा रेसिस्ट जो फीड है और जो कमेंट्स हैं वो शायद ही मैंने कभी किसी एक जिम्मेदार आदमी के देखे हों। खुल के वो बिल्कुल जो एक गोरा दक्षिणपंथी होता है उसकी लाइन लेते हुए नज़र आते हैं। तो बात यह है कि ये तो पूरी दुनिया का माहौल है। यूनाइटेड किंगडम को छोड़ दिए, यहाँ पे तो आज भी जो सो कॉल्ड लेफ्ट ऑफ द सेंटर पार्टी है, लेबर पार्टी, वो यहाँ है, उसकी गवर्नमेंट है, उसके पास में एब्सोल्यूट मेजॉरिटी है। लेकिन बाकी जगहों पर तो बहुत ज़्यादा बुरा हाल है। तो वहाँ क्यों हो रहा है ये सब? हमको समझना चाहिए कि फार राइट के जितने भी एक्टर्स हैं वो अमेरिका में हो, हंगरी में हो, यूके में हो, इंडिया में हो, उनका इतना तगड़ा नेटवर्क है परवेज भाई। वो लोग साल में एक दो बार मिलते हैं। लंदन में पिछले साल मीटिंग हुई, एसोसिएशन ऑफ रिस्पॉन्सिबल सिटीजनशिप कहा गया। यहाँ पे एक्सेल सेंटर में उनका बड़ा सा बहुत बड़ा कन्वेंशन हुआ। 450 पाउंड एंट्री टिकट थी उसकी। वहाँ पे जितने भी सिलिकॉन वैली के जो पॉडकास्टर्स हैं, जिनको डार्क एनलाइटनमेंट वाले कहला जाता है, रिपब्लिकन पार्टी के मागा मूवमेंट के लोग, यहाँ से नाइजल फराज के लोग, हिंदुस्तान से बीजेपी के लोग, सब एक साथ शामिल होके 2-3 दिन तक उनकी बातें, उनकी नेटवर्किंग, उनको म्यूचुअल सपोर्ट का सब इंतजाम हुआ। ये साल में एक दो बार मिलते हैं, कहीं ना कहीं तो मिलते हैं। तो ये कोइंसिडेंस नहीं है। वायरस जो है, आप कह रहे हैं कि जैसे वायरस फैला, लाइक वायरस तो इत्तेफाक से फैलता है, लेकिन ये तो ऑर्गेनाइज्ड है। वो चाहते ही हैं कि जितने भी फार राइट की पॉलिटिक्स, अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में जो एक्टर्स हैं, वो मिलजुल के काम करें। मुकुलिका बनर्जी, अभी आपने जिक्र किया कि जो फार राइट के लोग हैं, लीडर्स हैं, एक्टिविस्ट हैं, इनका आपस में बड़ा ज़बरदस्त तालमेल है। इंटरनेशनल लेवल पे ग्लोबल नेटवर्क है, आपस में मिलते हैं, जगह जगह मिलते हैं। और आपने अभी एक मिसाल दी कि लंदन में भी इनका एक कन्वेंशन हुआ, और लंदन का एक बहुत बड़ा जो ऐसा वेन्यू है जहाँ पर ये सब लोग मिले। मुझे थोड़ा सा बताइए किस तरह के लोग मिले, क्या तय हुआ? इंडिया से भी कोई आया, पाकिस्तान से भी कोई आया क्या? मुझे एक शख्स जो वहाँ पे कर्टिस याविन करके हैं, वो सिलिकॉन वैली के काफ़ी जाने माने हैं, जिनको पता है इस फार राइट वाले इकोसिस्टम में। वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, एफटी में उनका बड़ा प्रोफाइल भी आया था। लेकिन जिनको ये सिलिकॉन वैली टेक ब्रोज कहा जाता है, वहाँ के जो पॉडकास्टर्स हैं, जॉर्डन पीटरसन, एंड्रू टेट, इस तरह के लोग, हिंदुस्तान से जहाँ तक, या वॉशिंगटन वाले मीटिंग में या लंदन वाले मीटिंग में राम माधव जी आए थे, स्वपन दास गुप्ता आए थे, यहाँ से नाइजल फराज वगैरह उनकी पार्टी के लोग आए थे। तो इनका जो एक नेटवर्क है, वो अभी देखिए, जब ब्रेक्सिट का वोट हुआ तब यहाँ के जो जर्नलिस्ट हैं, कैरल कैडवालाडर गार्डियन की, उन्होंने एक बहुत बड़ा इन्वेस्टिगेशन किया था। उसमें साफ पता चला, एविडेंस के साथ उन्होंने दिखाया
कि एक बड़ा हाथ और पैसा था रशिया का ब्रेक्सिट करवाने में। तो ये एक छोटा सा उदाहरण है कि किसी भी नेशनल कॉन्टेक्स्ट में जो भी पॉलिटिक्स हो रही है, वो अमेरिका में हो, हिंदुस्तान में हो, यूके में हो, ये आइसोलेटेड नहीं है। ये एक बड़ा नेटवर्क है। और इस तरह से हम बात जब करते हैं तब सोचेंगे कि इसको कंस्पिरेसी थियरी कहते हैं, तो कोई भी सुनने वाला उसको आप देख सकते हैं, अलायंस फॉर रिस्पॉन्सिबल सिटीजनशिप, हमको भी इंटरनेट से ही पता चला। ये वाइडली एडवर्टाइज चीजें हैं, ये कोई सीक्रेट मीटिंग नहीं है। उन्होंने लोगों को इनवाइट किया, कोई भी शख्स जा सकता था। आपके पास 500 पाउंड हैं दिन में देने को, तो आप भी जा सकते हैं। लेकिन ये है कि उनका एक प्लान जो है कि हर एक नेशनल कॉन्टेक्स्ट में उसको राइट विंग पॉलिटिक्स को किस तरह से बढ़ाया जा सकता है, एक दूसरे का सपोर्ट करते हैं। तो नाइजल फराज, आपको याद होगा कि जब डोनाल्ड ट्रंप का इलेक्शन हुआ, उससे पहले से वो अक्सर जाते हैं अमेरिका उनका सपोर्ट करने, उनके साथ उनकी काफ़ी तस्वीरें आई। तो ट्रंप और फराज तो एक उदाहरण है, ऐसे कई हैं। ओरबान जो हंगरी में अब इलेक्शन हार चुके हैं, लेकिन ओरबान का इनके साथ उठना बैठना था। तो किसी भी नेशनल कॉन्टेक्स्ट में राइट विंग का जब राइज होता है, तब इसका एक इंटरनेशनल सपोर्ट है। अब जो है कि एटलीस्ट यूके में, और ये चीज़ हमें थोड़ा सा सीरियसली लेना चाहिए, और इसको हमको थोड़ा सा अप्रिशिएट भी करना चाहिए कि जहाँ पे पार्लियामेंट्री प्रोसीजर काम करता हो, वहाँ पे इन सब चीज़ों की स्क्रूटनी, इसकी जांच हो सकती है। अब जब बात आई कि नाइजल फराज को 5 मिलियन पाउंड किसी ने दिया, वो ब्रिटिश हैं लेकिन थाईलैंड में रहते हैं, क्रिप्टो करेंसी करते हैं, और उन्होंने जब फराज से पूछा गया, अब इतनी ट्रांसपेरेंसी यूके में है कि प्रेस सवाल कर सकती है, उनसे पूछा गया कि आपको पैसे कहाँ से मिले, उन्होंने 3 बार 3 अलग अलग जवाब दिया। लेकिन बात अब यहाँ तक आ गई है कि पार्लियामेंट्री स्टैंडर्ड्स कमेटी उसका जांच कर रही है। हो सकता है अगर देखा जाए कि ये रॉन्ग डूइंग है, तो शायद फराज को अपना सीट छोड़ना पड़े। अब पार्लियामेंट्री प्रोसीजर, स्क्रूटनी, अकाउंटेबिलिटी तो इसी को कहते हैं ना। तो इसको लड़ने का एक इंस्टीट्यूशनल ढांचा भी है फार राइट को लड़ने का। तो ये नाइजल फराज की बात हुई। मैं ज़रा सा फिर से समझना चाहता हूँ कि ये जो इंडिया में फ़र्ज़ कीजिए फार राइट है, और या जो राइट है, या यूके में है या अमेरिका में है, जब ये आपस में मिलके बात करते हैं, तो एक उसमें पहलू कहीं ये इस बात पर चर्चा नहीं होती कि फार राइट अल्टीमेटली, यानी कि अमेरिका में जब फार राइट ने ज़ोर पकड़ा, मागा ने ज़ोर पकड़ा, तो सबसे ज़्यादा बिजली तो उस पे इंडियन ओरिजिन के जो लोग हैं उन पर गिरी। ख़ास तौर पर उनका जो H1B वीज़ा लेके जाते हैं, आईटी इंडस्ट्री के एक बड़ी तादाद में लोग हैं, धरपकड़ उनकी शुरू हुई, ग्रीन कार्ड्स उनके कैंसिल हुए। तो ये जो फार राइट का आपस में कोऑपरेशन है, ये एट द एंड ऑफ द डे आखिरी बात जो समझ में आती है, वो तो जो एथनिक माइनॉरिटीज़ के लोग हैं, यानी कि मिसाल के तौर पे जो भारत से आए हुए लोग बाग हैं, चाहे वो हिंदू हैं, मुसलमान हैं, इस मुल्क में माइनॉरिटी हैं, अल्पसंख्यक हैं, अकलियत हैं। इसी तरह से अमेरिका में जो इंडियन ओरिजिन के लोग हैं वो माइनॉरिटी हैं, एथनिक माइनॉरिटी हैं। उनको उस हिसाब से, उस इज्जत की नज़र से नहीं देखा जाता, हम सब जानते हैं। तो ये ज़रा सा मुझे समझाइए कि फार राइट मूवमेंट के जब लोग आपस में कोऑपरेट करते हैं, तो ये एंगल कहाँ चला जाता है, यानी एंटी इमिग्रेंट। अब हर देश के कुछ नागरिक हैं जो फार राइट को पसंद नहीं है। अमेरिका में जैसे आपने कहा इमिग्रेंट्स हैं, यूके में भी वही बात है। उसमें मैं कहूँगी कि इमिग्रेंट्स तो है, उनका नज़र इमिग्रेंट्स पे है, लेकिन खासकर मुस्लिम इमिग्रेंट्स पे है। आपको याद होगा जब ट्रंप आए थे, प्रेसिडेंट बने, तुरंत उन्होंने एक लंबी लिस्ट दी जिस देश के नागरिकों को वीज़ा नहीं मिलेगा। मुस्लिम कंट्रीज थे, उन्होंने कहा कि हमको नहीं चाहिए। तो एक 9/11 के बाद जो एक इस्लामोफोबिया जो नॉर्मलाइज हो गई है, वो कई देशों में
उसका उससे बहुत सपोर्ट मिला है, क्योंकि हर देश में कुछ ऐसे मुस्लिम सिटीजन्स हैं जिनको फार राइट नहीं चाहती है। अब इंडिया में आप देखिए कि 9/11 2001 में हुआ, 2002 से गुजरात से लेके उसके बाद जब तक ना राम मंदिर बन गई, तब तक अब जो हो रहा है बंगाल में, आप देख लीजिए जहाँ पे मुस्लिम्स की संख्या 30% है करीब, वहाँ पे एंटी मुस्लिम पॉलिटिक्स जो हो रहा है, एक इसका कॉमन थ्रेड एंटी मुस्लिम तो है। अब हर एक नेशनल कॉन्टेक्स्ट में नेशनलिज्म और इमिग्रेशन, ये दो चीजें अलग अलग तरह से इसको ये निर्भर होती, ये प्रकाश होती है। इंडिया में घुसपैठिया, इन्फिल्ट्रेटर, टर्माइट्स, इस तरह के लफ्ज यूज करते हैं टू डिस्क्राइब इमिग्रेंट्स जो आते हैं, जो बाहर से आए हुए हैं लीगली या इलीगली। अब इस लैंग्वेज को उन्होंने इस तरह से वेपनाइज किया कि कोई भी मुस्लिम, अब जो बंगाल में हुआ, आसाम में हुआ, कोई भी मुस्लिम सिटीजन को आपने अब सबके मन में शक डाल दिया कि ये लीगली यहाँ पे है या ये बांग्लादेश से आए हैं इलीगली। ये चीज जो एक नेशनलिज्म और इमिग्रेशन का है, ये चीज इंडिया में भी है और यही हो रहा है। इसको जो एक बड़े एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं अर्जुन अप्पादुरई, वो कहते हैं इसको फियर ऑफ स्मॉल नंबर्स। जो एक बॉडी पॉलिटिक है, आप फ्राइटन मेजॉरिटी है कि आपको डर है एक छोटे माइनॉरिटी से, तो ये चीज है कॉमन हर कॉन्टेक्स्ट में। अब इंडियंस को इस चीज का ये विक्टिम भी बन जाते हैं अमेरिका और यूके में, और इंडिया में वो दूसरे साइड होते हैं, विक्टिम्स वहां पे मुस्लिम्स होते हैं। तो जब इस तरह के पॉलिटिक्स आप अपनाते हैं, अब ये अगर आप भी करते हैं, मैं भी हमेशा यूके और इंडिया पॉलिटिक्स हम साथ साथ फॉलो करते हैं। अब अजब की बात ये है कि जो चीज़ें वो इंडिया में चाहते हैं, वो वही पॉलिसीज एंटी इमिग्रेंट्स अगर वो आप यूके में चालू करें तो वो खुद विक्टिम बन जाएंगे। तो इसका जो कॉन्ट्रडिक्शन है बहुत लोग समझ नहीं पाते हैं, लेकिन उनका एक कॉमन थ्रेड मैं कहूँगी कि एंटी मुस्लिम सेंटिमेंट है। ये तो आज का फ्लेवर है मतलब यूं कह सकते हैं। मैं इसलिए कह रहा हूँ सर, ये हंस के भी कह रहा हूँ, लेकिन तल्ख हकीकत है। उसकी वजह ये है कि देखिए, हम और आप जानते हैं कि जो नाज़ी मूवमेंट और न्यू नाज़ी मूवमेंट जब शुरू हुए तो उसमें निशाना यहूदी होते थे, ज्यूज होते थे। हिटलर जिसने ये नाज़िज्म की शुरुआत की, आर्यन रेस सुप्रीमेसिस्ट गोरे लोग जो हैं, जर्मनी के लोग जो हैं, वो बहुत ज़्यादा बेहतर हैं यहूदियों के मुकाबले में। 6 मिलियन यहूदियों को मौत के घाट उतार दिया गया। हॉलोकास्ट से हम सब लोग वाकिफ़ हैं। बहुत तकलीफ दौर था। उसके बाद में भी वो दौर चला। अमेरिका में भी जो नाज़ी पार्टियां बनी, यूके में भी बनी, और उसमें अल्टीमेटली निशाना बनाया जाता था यहूदियों को। लेकिन ये कि अब वो धीरे धीरे करके वो जो टारगेट होता था वो बदल गया है, और फिर वो माइनॉरिटीज़ को बनाया गया, इमिग्रेंट्स को बनाया गया। लेकिन ये कि अब कुछ जगहों पे, जैसे कि आपने खुद ही कहा है कि अमेरिका में और यूके में ये जो इंग्लिश डिफेंस लीग है, जो टॉमी रॉबिन्सन की पार्टी है, वो जानबूझ के मुसलमानों को निशाना बना रहे हैं। तो हम और आप ये जानते हैं, देखते हैं कि टारगेट बदलता रहता है। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे मैं आपसे एक सीधा सा सवाल करता हूँ, टारगेट तो इमिग्रेंट्स हैं ना, जब ख्वाह वो किसी भी ओरिजिन के आए, अल्टीमेटली तो आप ये चाहते हैं कि बाहर से आने वाले लोगों को किसी तरह से रोका जाए। ये सही है? यूरोप और यूके में सब जगह जहाँ पे वेलफेयर स्टेट हैं, जहाँ पे लोगों को अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट, हेल्थ बेनिफिट, हाउसिंग बेनिफिट मिलता है, इसका जो पैसा है स्टेट में, ये तो यूरोपियन नेशंस को कॉलोनियलिज्म से ही मिली थी। ग्लोबल साउथ से पैसा लेके उन्होंने अपना वेलफेयर स्टेट बनाया, इस पे काफी रिसर्च है। जब ये इंस्टीट्यूशंस बनी, तब बाहर से उनको लेबर लाना पड़ा, डॉक्टर्स लाने पड़े, फैक्ट्री वर्कर्स लाना पड़ा, केयर वर्कर्स लाना पड़ा, प्रोफेशनल्स लाने पड़े, आईटी इंडस्ट्री के लोगों को लाना पड़ा ग्लोबल साउथ से। तो यहाँ पे जितने भी प्रोग्रेसिव वॉइसेस हैं यूके में, अमेरिका में, यूरोप में, सबका यही मानना है, और वो मानते हैं, स्पष्ट कहते हैं कि विदाउट इमिग्रेंट्स our economies would not be as strong as they would be without. तो इमिग्रेशन की जरूरत है।
Without immigrants, there is no Europe. Without immigration, बिना इमिग्रेशन के यूके जो जिस तरह का पांचों इकोनॉमी में से इतना बड़ा इकोनॉमी है वो बन ही नहीं पाता। लेकिन ये बात भी हमको मानना चाहिए, आप इमिग्रेंट हैं, मैं इमिग्रेंट हूँ, ये बात भी सही है कि किसी भी देश में इमिग्रेशन का एक पॉलिसी होना चाहिए। आप असाइलम दे रहे हैं, नहीं दे रहे हैं, आप असाइलम सिस्टम को इतना ब्यूरोक्रेटाइज मत करिए, उसको इतना अंडरफंड मत करिए कि लोग इलीगल रूट से आना चाहेंगे, स्मॉल बोट से आना चाहेंगे। आप इमिग्रेशन जब इतनी जो बात होती है फार राइट की इमिग्रेशन करना चाहिए, इतना बढ़ गया है, बढ़ तो इसलिए गया था कि कंजर्वेटिव पार्टी ने असाइलम ब्यूरोक्रेसी को पैसा डालना कम कर दिया था, उसको प्रोसेसिंग नहीं हो रही थी, तो आपको कहीं पे रखना पड़ेगा, उनको कहीं पे किसी अकोमोडेशन में रखना पड़ेगा जब तक आपकी प्रोसेसिंग हो रही है। एनीवे, जब बिना इमिग्रेशन के ये कोई भी इकोनॉमी सख्त नहीं हो सकती है, इतना सब मानते हैं। लेकिन इमिग्रेशन पॉलिसी, इमिग्रेशन प्रोसीजर्स आपको एक सफाई से करनी चाहिए, एक क्लियर प्रोसीजर होना चाहिए। अगर कोई देश कहे कि हमको अपने नेशनल इंटेग्रिटी के लिए एक ऐसा इमिग्रेशन पॉलिसी बनाना चाहिए जिसमें हम एक बैलेंस रख सकें कि जो लोग यहाँ से बाहर से आ रहे हैं उनको अपॉर्चुनिटीज मिले काम करने को, तो फिर उस इमिग्रेशन को कोई मना नहीं करेगा। ये बात भी गलत है कि पूरी छोड़ हो इमिग्रेशन पे, कोई भी आ सकता है, इस तरह से तो कोई भी देश नहीं फंक्शन कर सकता। अब कनाडा को देखिए, कनाडा इस बात पे चुप रहती है, लेकिन कनाडा की इमिग्रेशन पॉलिसी आप देखिए, वो हर साल कोटा बना लेती है कि उसके किस सेक्टर में किस तरह के वर्कर्स की जरूरत है। इस साल उनको डॉक्टर्स ज्यादा है, अगले साल उनको शायद नर्सेस की ज्यादा जरूरत है, वो उस तरह से इमिग्रेशन का पॉलिसी बनाते हैं। तो अगर आपका एक पॉलिसी है तो उसके तो फिर बहुत लोग आपके साथ सहमत होंगे, लेकिन बिना पॉलिसी के ये जो केओस बना रखा है उससे तरह तरह के सेंटिमेंट्स, बहुत एक्सट्रीम लेफ्ट है कि हर इमिग्रेंट को आपको आने देना चाहिए, या तो फिर फार राइट का जो सेंटिमेंट है कि किसी को भी नहीं आना देना चाहिए। ये तो दोनों ही गलत, दोनों ही अनवर्कबल है। आखिर में एक सवाल आपके बारे में। मैं ये जानता हूँ कि आपकी कई किताबें हैं और उन किताबों के नाम हम इस प्रोग्राम में नीचे स्क्रॉल पे चला भी रहे हैं, लोगों को अंदाज़ा है इस बात का। लेकिन मैं ये भी जानता हूँ कि आप LSE में प्रोफेसर हैं और कुछ सैबेटिकल लीव पे हैं और एक बहुत ही स्पेशल प्रोजेक्ट कर रही हैं। ये क्या प्रोजेक्ट है? शुक्रिया आपका कि आपने पूछा। मेरा नया काम देखिए, 20 आपको पता है 20-25 साल से मैं डेमोक्रेसी के बारे में सोच रही हूँ, इस पे काम किया है, काफ़ी किताबें लिखी हैं, रेडियो पे प्रोग्राम किया है। लेकिन मेरा पहला काम जो था वो ये समझने में था कि एक तो हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी के कॉन्टेक्स्ट में मेरा काम था कि लोग इतना वोट देते हैं तो क्यों वोट डालते हैं, वोट डालने में उनको क्या मोटिवेशंस हैं, ये समझने का प्रोजेक्ट था। फिर था कि डेमोक्रेसी एक ऐसी चीज़ है, वो केवल इंस्टीट्यूशनल लेवल पे नहीं है, इलेक्शंस, फ्रीडम ऑफ प्रेस, ये वगैरह बहुत ज़रूरी हैं, लेकिन ये मिनिमम कंडीशन है। डेमोक्रेसी एक ऐसा समाज तैयार करने की कोशिश है जहाँ पे एक हॉरिजॉन्टली जो सॉलिडारिटी है सिटीजन्स के बीच में, एक जो रिलेशनशिप है वो किस तरह का हो, एक रीडिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। कि सोशल इनइक्वालिटी बहुत ज़्यादा अगर बढ़ गई तो उसमें डेमोक्रेसी अच्छी नहीं है। तो एज अ फॉलो अप अब मैं जांच इस बात का कर रही हूँ कि अच्छे डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स के लिए आपको किस तरह का टैक्सेशन पॉलिसी होना चाहिए। अब हिंदुस्तान में आप देखिए कि जो टैक्सेशन है, अब तक मुझे जितना समझ में आया है, काफ़ी इकोनॉमिक्स पढ़ा सीखा मैंने कुछ महीनों में इसको समझने की कोशिश में, कि अगर आपको अच्छे डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स बनाना है, मतलब आपको सिटीजन पार्टिसिपेशन चाहिए और गवर्नमेंट की अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी चाहिए, है ना, दो तरफा है, ये सोशल कॉन्ट्रैक्ट है। हम आपको पैसा डालेंगे, वोट डालेंगे, टैक्स भरेंगे, आप हमें
अकाउंटेबिलिटी देंगे कि आपका पैसा हमने लिया, ये काम कर रहे हैं। इस तरह का डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स बनाने के लिए आपको किस तरह का टैक्सेशन होना चाहिए? हिंदुस्तान में जो है डायरेक्ट टैक्सेस, जो लोग, हम हिंदुस्तान में जब टैक्स लफ्ज यूज करते हैं तो सब इमीडिएटली सोचते हैं ये इनकम टैक्स की बात हो रही है, और आप हम जैसे लोग जो हैं वो सोचते हैं टैक्स पेयर तो हम हैं, क्योंकि बहुत कम प्रतिशत लोग 3% इनकम टैक्स भरती है इंडिया में। तो लोग समझते हैं कि 3% इंडियंस टैक्स भरते हैं और बाकी 97% इंडियंस खाते हैं उसको। लेकिन सच तो ये है कि जीएसटी तो सब पे लगती है, इनडायरेक्ट टैक्सेस सब डालते हैं, और जो गरीब लोग हैं इंडिया में वो अपने इनकम के अनुसार ज्यादा टैक्स भर रहे हैं अमीरों से ज्यादा। ये बड़ी दिलचस्प बात कह रही हैं। ये एक बार फिर से ज़रा बताइए, मुझे समझाइए कि आप ये कह रही हैं कि जो गरीब आदमी हैं भारत में, वो ज़्यादा टैक्स भरता है उन लोगों के मुकाबले में जो एक फॉर्मली टैक्स देता है हर साल। थोड़ा सा समझाइए कैसे। देखिए, अगर आपने एक पैकेट बिस्किट ली और रिक्शा वाला ने भी एक पैकेट बिस्किट लिया, टैक्स आप उस बिस्किट पे जो जीएसटी के हिसाब से डाल रहे हैं, वो आप जो डाल रहे हैं वो भी रिक्शा वाला भी वही दे रहा है ना? रिक्शा वाला के पैसे आपसे कई कम है, तो उसके आमदनी के हिसाब से प्रोपोर्शन जो है वो ज्यादा भर रहा है टैक्स का, है ना? तो इसका जब आप एग्रीगेट करेंगे पूरे देश का, कि जो बॉटम 50% है इंडियन पॉपुलेशन का, वो अपने इनकम के हिसाब से प्रोपोर्शनेटली ज्यादा टैक्स भर रहा है। पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि हम मिडिल क्लास की बात करते हैं इंडिया में। अब मिडिल क्लास हम सोचते हैं जो इनकम टैक्स भरते हैं। अब आप बताइए कि सोच लीजिए, ये एक दिलचस्प स्टेटिस्टिक, अभी मैं रिसर्च करके आई हूँ, इंडिया में फील्ड वर्क करके आई हूँ, तो ये सब बातें मुझे पता चला कि एक दिहाड़ी कंस्ट्रक्शन वर्कर सोचिए, या जो ठेला पे फल बेच रहा हो, या उबर ब्लैक चला रहा है, इस तरह का जो आदमी है, वो कितना महीने में, आपको कितना लगता है कितना उसकी कितनी उसकी आमदनी होगी? देखिए, बड़ा मुश्किल है कहना, लेकिन ये कि आमतौर पे 10,000, 12,000, 15,000 ज़्यादा से ज़्यादा बेचारा। तो सोचिए, उबर ब्लैक वालों को या रेडी वालों को भी 30,000 तक हो जाता है। हम्म? तो या पेवमेंट पे बैठा टेलर, उसको भी महीने में 30,000 हो जाता है। तो हम सोचते हैं ये तो बड़ी अच्छी बात है। अब मैं दिखा रही हूँ कि अपने डेटा से कि 30,000 से तो आपका गुजारा नहीं हो सकता बड़े शहर में। लेकिन ये जो ठेला वाला है, दिहाड़ी वाला है, फुटपाथ का टेलर है, इसका जो आमदनी है, ये हिंदुस्तान के टॉप 10% की आमदनी है। आप कभी सोच भी सकते हैं कि टॉप 10% के सिटीजन्स दिहाड़ी का काम कर रहे हैं, तो बाकी 90% का क्या हाल है? 50% of Indians live on less than 6,000 rupees a month. तो हिंदुस्तान में इस वक्त जो सोशल इनइक्वालिटी है, ये काफ़ी रिपोर्ट्स आई हैं, वर्ल्ड इनइक्वालिटी लैब हो, ऑक्सफैम हो, इंडियन इकोनॉमिक सर्वे की अपनी डेटा दिखाती है ये, कि इनइक्वालिटी इतनी बढ़ गई है कि जो टॉप 1% है उसके पास इतने पैसे हैं, पूरे देश का 40% इनकम उनके पास है। तो इस माहौल में, ये तो डेटा है, लेकिन रिसर्च मेरा ये है कि इस माहौल में आपको किस तरह से टैक्स लेना चाहिए कि लोगों का पार्टिसिपेशन बढ़े, लेकिन गवर्नमेंट का भी अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी बढ़े। अब मैंने कई इंडियन से कई कॉन्टेक्स्ट में कई जगह पूछा कि आप जो टैक्स भरते हैं इसका होता क्या है? इसका जवाब बहुत कम लोग दे पाते हैं, क्योंकि इसके लिए जो कम्युनिकेशन की ज़रूरत है, जो अकाउंटेबिलिटी की ज़रूरत है गवर्नमेंट की तरफ से, वो बिल्कुल नहीं है। तो इसके बारे में मैं अकाउंटेबिलिटी जो है वो क्या, किस तरह से होती है? नहीं होती है। अब आप देखिए, हमारा आजकल काफ़ी चर्चा हो रही है वीआईपी कल्चर पे। अब
बहुत कम लोग ये कहेंगे कि वीआईपी कल्चर तो ठीक है, लेकिन वीआईपी कल्चर के पैसे तो हम भर रहे हैं। इस तरह से डिस्कशन होना चाहिए ना, कि किसी के कॉन्वॉय में 30-40 गाड़ियां जा रही हैं, वो अपने पैसे से तो नहीं भर रहा है, वो आम आदमी के पैसे से जा रहा है। वो आपके आईएएस ऑफिसर के घर में कितने नौकर हैं और कितने ड्राइवर हैं, ये तो पब्लिक पैसे हैं। तो पब्लिक के पैसे से क्या हो रहा है हिंदुस्तान में, इस बात पे चर्चा क्यों नहीं होती, ये मेरे लिए एक दिलचस्प सवाल है। क्योंकि आप जैसे जानते हैं, हिंदुस्तान इतना पॉलिटिकल है, हर कोई शख्स उसके पास एक पॉलिटिकल ओपिनियन है, सोचता है, एंगेज करता है, लेकिन इस चीज पे सवाल क्यों नहीं उठता, इसके बारे में मैं सोच रही हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि आपसे बात करने के बाद में कुछ न कुछ तो सवाल उठेंगे, और नहीं तो आपने सवाल उठा दिया। उसके बाद में जो कुछ गिनती के लोग जो भी हैं इस प्रोग्राम को देखते हैं, सुनते हैं, उनके दिमाग में ये सवाल ज़रूर आएगा। मुकुलिका बैनर्जी, आपसे बात करके मुझे हमेशा अच्छा लगता है। आज मैंने दूसरी बार आपको सिनेंग पे रिकॉर्ड किया है, और अब पहले जब मैंने रिकॉर्ड किया था वो एलएसई, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स की छत पे खड़े होके बहुत तेज हवा चल रही थी और आपके बाल उड़ रहे थे हवा में, याद है। और फर फर की आवाज़ें आ रही थी। तब हमने एक 40-45 मिनट का इंटरव्यू किया था, वो बड़ा यादगारी इंटरव्यू था। बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया।